गुड मॉर्निंग। क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th बायोलॉजी में यूनिट नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य को समझाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य से संबंधित WHO की डिफिनेशन आपको समझाई गई थी। तत्पश्चात परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग क्या है और इसके लिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH के बारे में बताया गया था और बताया गया था कि पहले 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी और अब 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें समझाई गई हैं जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपयोगी हैं तथा व्यक्तियों के संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इसके बारे में समझाया गया था। प्रारंभ में आपको विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधक के बारे में बताया था और बताया गया था कि गर्भ निरोधक से संबंधित प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं, कुछ रोधी विधियां कौन कौन सी हैं वो बताया गया था और फिर इसके बाद शल्य क्रियात्मक विधियां अर्थात सर्जरी प्रोसेस कौन से हैं, जिसमें आपको वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में समझाया गया था। अपनी स्क्रीन पर आप शुक्रवाहक उच्छेदन या वैसेक्टोमी और डिंबवाहिनी उच्छेदन अर्थात ट्यूबेक्टोमी के डायग्राम देख रहे हैं। आज इसी कड़ी में इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा भाग प्रेषित है, जिसमें आपको इस चैप्टर से संबंधित आगे की बातें ऑडियो नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका अगला भाग, जिसकी हेडिंग है संगर्भता या चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MTP के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, इसे आपको भली भांति समझना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया को चिकित्सकीय संगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। सामान्य रूप से इसे उत्प्रेरित गर्भपात के नाम से भी जाना जाता है। गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय संगर्भता समापन कहा जाता है। संगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात संगर्भता के 12 सप्ताह अर्थात 3 महीने तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सकीय संगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात करना या कराना बहुत ही संकटपूर्ण या घातक होता है। भारत सरकार ने 1971 में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। इन प्रतिबंधों का मूल उद्देश्य गैर कानूनी या मादा भ्रूण हत्या को रोकना है।
जिससे कि स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात जो कम होता जा रहा है ये बैलेंस संतुलित बना रहे। चिकित्सकीय संगर्भता समापन का प्रमुख उद्देश्य अनचाहे गर्भ का समापन, असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता या रेप या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले रोग से माता, भ्रूण या दोनों की जान पर खतरा आदि दशाओं में अनिवार्य होता है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए MTP अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 करोड़ लोग MTP कराते हैं, जो कुल संगर्भता का 1/5 भाग है। अर्थात यदि संगर्भता या चिकित्सकीय समापन संगर्भता का चिकित्सकीय समापन को हम अत्यंत संक्षिप्त में कहना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि अनचाहे गर्भ को डॉक्टरों की देखरेख में इसे किया जा सकता है। इसे हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एबॉर्शन कहा जाता है। लेकिन एबॉर्शन कराने की कुछ प्रमुख शर्तें होती हैं। उन्हीं शर्तों के माध्यम से ही यह प्रक्रिया कराई जा सकती है। इस तरह से प्रेगनेंसी के बाद निषेचन के 12 सप्ताह के बाद ही एबॉर्शन कराना उचित होता है और ये सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि निषेचन के 12 सप्ताह के पश्चात एम्ब्रियो विकसित हो जाता है, भ्रूणी विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में संगर्भता का चिकित्सीय समापन कराना घातक होता है। इस प्रक्रिया में एम्ब्रियो को वैक्यूम से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से चिकित्सीय समापन या संगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या है, MTP क्या है, इसको समझ गए होंगे। इसी का अगला पार्ट आता है इनफर्टिलिटी, जिसे हम बंध्यता के नाम से जानते हैं। ये सभी टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनफर्टिलिटी या बंध्यता क्या है? कुछ दंपतियों में संतान पैदा करने की अक्षमता, इनकैपेबिलिटी पाई जाती है। इसी अक्षमता को ही बंध्यता या हम आम बोलचाल की भाषा में बांझपन कहते हैं। गर्भाधान के संपन्न होने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों में स्वस्थ युग्मक मेल और फीमेल उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए तथा वे सहवास करने में सक्षम होने चाहिए। स्पर्म सक्रिय और सामान्य होने चाहिए ताकि वह फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकें। फीमेल के जनन मार्ग में कोई ऐसा फिजिकल ब्लॉकेज या भौतिक अवरोध नहीं होना चाहिए जो कि स्पर्म के अंड कोशिका तक पहुंचने में बाधा बने। शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में मिलने पर शुक्राणु का अंड कोशिका को भेद कर उसे निषेचन करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही निषेचन क्रिया से बना हुआ जायगोट प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने तथा गर्भाशय की अंतःभित्ति में अंतरोपित होने पर सक्षम होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे दंपति हैं जो बांझपन का शिकार हैं, अर्थात
उन्मुक्त या सुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात रोग, जन्य औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता। ये समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयों, बंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद हो सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनमें बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART के नाम से जानते हैं। इसके लिए कई प्राविधान हैं, कई विधियां हैं जिनके द्वारा हम ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाम से स्पष्ट है, इन विट्रो का मतलब होता है पाथरे निषेचन। यह तकनीक उन दंपतियों के लिए प्रयोग में आती है जिनमें या तो पुरुष के स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या पुरुष के सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है, या स्त्री में फिर गर्भ नहीं ठहरता है। इस तकनीक को सामान्य रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, परख नली शिशु कहा जाता है। इस तकनीक में प्रयोगशाला में फीमेल या डोनर के अंडाणु को मेल या डोनर के शुक्राणु से निषेचित कराया जाता है। इसके पश्चात बने 8 कोष की 8 सेल जाइगोट या एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार के स्थानांतरण को इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT के नाम से जाना जाता है। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार के शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है शरीर से बाहर लगभग शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में निषेचन द्वारा भ्रूण का स्थानांतरण। इसी विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में जायगोट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार जायगोट या प्रारंभिक भ्रूण, जो कि लगभग 8 कोष की होता है, जिसे हम ब्लास्टोमियर 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर कहते हैं, इसे फिर फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का हो जाता है, उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण अर्थात इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रयुक्त जो शब्द हैं ZIFT जिफ्ट और IUT ये भी के फुल फॉर्म जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस चैप्टर से इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ZIFT जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जबकि
IUT का फुल फॉर्म इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र होता है। जिन स्त्रियों में गर्भाशय की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जांचें, निषेचन या इन वीवो फर्टिलाइजेशन अर्थात स्त्री के भीतर ही युवकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की, अर्थात इन विट्रो टेक्निक या पातले निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन, ये तकनीक उन्हीं दंपतियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिनमें या तो पुरुष के सेमेन में शुक्राणुओं की संख्या कम हो या फिर स्त्री में गर्भ धारण की क्षमता न हो। इसी तकनीक से उत्पन्न किए हुए बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पहले स्टेज में स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज, अंडाशयों को उत्प्रेरित किया जाता है। दूसरी स्टेज में एग रिट्राइवल फ्रॉम ओवरीज, ओवरी से एग को निकाला जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फिर इस अंडे का निषेचन करा जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगोट बनता है। जायगोट के विभाजन से भ्रूण बनता है। एम्ब्रियो कल्चर कराते हैं, लगभग 5 दिनों में हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सेस एम्ब्रियो को हम फ्रीजिंग करके रखे रहते हैं। फिर इसी एम्ब्रियो को हम 3 से 5 दिनों के अंदर ओवरी में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके पश्चात फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करके प्रेगनेंसी है या नहीं इसे सुनिश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF तकनीक कहते हैं, का प्रयोग करते हुए निसंतान दंपति को संतान प्रोवाइड कर पाते हैं। इसके पश्चात परख नली शिशु पर शॉर्ट नोट भी आता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। तभी आपने देखा कि इन विट्रो निषेचन, भ्रूण का इन विट्रो विकास तत्पश्चात एक सामान्य स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण को ही परख नली शिशु कहते हैं। स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित भ्रूण विकसित होकर सामान्य रूप से जन्म लेता है और इस प्रकार से जन्मे बच्चे को परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस तकनीक का प्रयोग ऐसी महिलाओं के लिए किया जाता है जिनकी अंडवाहिनी विकृत होती है, जबकि अंडाशय और गर्भाशय सामान्य होते हैं, या फिर इनके हस्बैंड के वीर्य में स्पर्म्स नहीं होते हैं। परख नली शिशु की उत्पत्ति सर्वप्रथम इसका प्रयास इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेंटुसी ने 1959 में किया था। ये प्रक्रिया परख नली शिशु उत्पन्न करने की प्रक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। जैसा कि आपने डायग्राम के माध्यम से इनके पदों को आपने देखा। सबसे पहला पद है कि सर्वप्रथम स्त्री के जनन पद से सिरिंज द्वारा अनिषेचित अंडा ले लिया जाता है। फिर इस अनिषेचित अंडे को एसेप्टिक कंडीशन में सुरक्षित रख दिया जाता है। ऐसी कंडीशन जो शरीर के अंदर हो, वही कंडीशन बाह्य माध्यम में होनी चाहिए। साथ साथ स्त्री के हस्बैंड के शुक्राणु भी ले लिए जाते हैं और तीसरे स्टेप में फिर अंडाणु और शुक्राणु एक कल्चर माध्यम में रख करके उनका निषेचन करा दिया जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगोट बनता है और फिर जायगोट के विभाजन से 32 सेल स्टेज बनती है और उसे हम परिवर्धित करने देते हैं। परिवर्धन के पश्चात 32 सेल्स स्टेज वाला एम्ब्रियो
स्त्री के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार स्त्री में संगर्भता प्रारंभ हो जाती है तथा फीट्स का जन्म तक का विकास गर्भाशय में ही होता है और गर्भाधान की अवधि पूर्ण होने पर शिशु का सामान्य रूप से जन्म हो जाता है और इस प्रकार से जन्मे शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सरोगेट माँ। सरोगेट माँ किसे कहते हैं, इस पर भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। यदि कोई स्त्री गर्भधारण करने में सक्षम नहीं है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में अंडे को निक्षेपित कर देते हैं जहां भ्रूण का वर्धन पूर्ण होता है। सरोगेट माँ को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो निषेचित अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए सरोगेट माँ का उपयोग किया जाता है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो सामान्य रूप से होता है, किंतु कुछ विकारों के कारण भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर भ्रूण का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है तो फिर स्त्री के अंडाणु और उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से निषेचन करा दिया जाता है और निषेचन के पश्चात जब भ्रूण 32 कोष की अवस्था 32 सेल्ड स्टेज में हो जाता है तो उसे फिर किसी इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और वही स्त्री सरोगेट माँ कहलाती है तथा भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर फिर वो शिशु को जन्म देती है। इस तरह से सरोगेट माँ के माध्यम से हम एक बच्चे को जन्म दिला सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरे स्त्री या पुरुष का जायगोट बना करके उसके फैलोपियन ट्यूब अर्थात गर्भाशय में रोपित किया गया हो, सरोगेट माँ कहलाती है। अब आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। भ्रूण स्थानांतरण के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसमें से बताए गए प्रत्येक प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनमें पहला है युग्मनज का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, जिसे हम इंग्लिश में जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र या ZIFT जिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत भ्रूण या जाइगोट को 8 ब्लास्टोमियर्स अवस्था पर स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। अर्थात जिफ्ट क्या है, इसमें भ्रूण या जाइगोट को जब वो 8 सेल्ड हो जाए तो उसे फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना जिफ्ट कहलाता है। दूसरा है अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, जिसे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IUT कहते हैं। इस विधि में भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाए, जबकि जिफ्ट में 8 ब्लास्टोमियर स्टेज वाला हो, लेकिन यहाँ पर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से अधिक हो, अर्थात कम से कम प्राय 32 सेल्ड स्टेज 32 कोशिकाओं वाला भ्रूण हो। अब ऐसे भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित करना IUT कहलाता है। परख नली शिशु जन्म तो होता है, बच्चे को जन्म ले लेते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं। परख नली शिशु के जन्म में सिर्फ दंपत्ति ही संलग्न नहीं रहते, जबकि सरोगेट माँ के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है।
अतः यह स्थिति कानूनी और नैतिक रूप से बहुत जटिल हो जाती है। इसी प्रकार पति के शुक्राणु न मिलने पर किसी अन्य दाता पुरुष के शुक्राणु या स्पर्म लिए जाते हैं, जिनमें स्त्री के अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। इसे हम कृत्रिम वीर्यदाता या आर्टिफिशियल इनिमिनेशन डोनर कहा जाता है। इन परिस्थितियों में बच्चे के ऊपर कानूनी हक को लेकर अनेक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम GIFT गिफ्ट के नाम से जानते हैं, या हिंदी में युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र GIFT कहते हैं। इस तकनीक का प्रयोग उन महिलाओं में किया जाता है जो लंबे समय से बांझ होती हैं, किंतु उनमें एक फैलोपियन ट्यूब क्रियान्वित होती है। यह विधि मुख्यतः अधिक उपयोगी सिद्ध होती है यदि स्त्री के गर्भाशय की फिम्बरी, जिसे हम झालर कहते हैं, अंडाणुओं को पकड़ने में असमर्थ होती है, या फिर स्त्री के गर्भाशय ग्रीवा का सर शुक्राणु प्रतिरक्षक यानी स्पर्म एंटीबॉडी युक्त होता है, इसके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में खुले हुए शुक्राणु और परिपक्व अंडाणु को स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन और विदलन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। दूसरी प्रोसेस होती है अंतःकोशिका द्रवी शुक्राणु भेदन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे हम ICSI के नाम से जानते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसी विधि को प्रयोगशाला में किया जाता है। कल्चर मीडियम में अंडाणु रखे जाते हैं तथा शुक्राणु को सीधे बंधित कर दिया जाता है। निषेचन के पश्चात बने भ्रूण या जायगोट को स्त्री के गर्भाशय में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर आता है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन या AI तकनीक क्या होती है। नाम से स्पष्ट है, कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम रूप से। इस विधि का प्रयोग ऐसे पुरुषों में किया जाता है जिनके सीमेन में स्पर्म की संख्या कम होती है अथवा वीर्यसेचन में असफल रहते हैं। ऐसे पुरुष का सीमेन लेकर सांदित किया जाता है और अंत में फीमेल की वजाइना में प्रविष्ट करा दिया जाता है। यदि एकत्रित सीमेन फीमेल के गर्भाशय में स्थापित कराया जाता है तब इसे अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन या इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन या IUI के नाम से जानते हैं। यदि सीमेन का दाता पुरुष पति है तो उसे हम कृत्रिम वीर्यसेचन पति या आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन हस्बैंड कहते हैं। और कृत्रिम रूप से गर्भाधान की क्रिया जानवरों में भी कराई जाती है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जब किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, ऐसी स्थिति में शुक्राणु को उपचारित करके स्त्री के वजाइना में प्रविष्ट करा देते हैं, जिसके कारण गर्भधारण हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उल्व भेदन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उल्व भेदन होता क्या है, जिसे हम एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। उल्व भेदन एमनियोसेंटेसिस क्या है? यह तकनीक जिसमें जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना को ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया जाता है, इसे हम उल्व भेदन या एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में उल्व भेदन के बारे में पूछा गया है। उल्व भेदन के बारे में आपको लिखना होगा, समझना होगा
कि उलूभेदन होता क्या है। तो वास्तव में भ्रूण की आनुवंशिक स्थिति, भ्रूण के लिंग व अन्य विकृतियों की जांच करना उलूभेदन कहलाता है। भ्रूण के चारों ओर एक लिक्विड भरा होता है, वह लिक्विड एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है। भरे हुए लिक्विड को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण की कोशिकाएं बिखरी होती हैं और भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में लिंग आदि की जांच इसी द्रव के माध्यम से करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का अध्ययन करके हम शिशु की आनुवंशिक स्थिति एवं आनुवंशिक विकृतियों एवं उसके लिंग की जांच कर सकते हैं। शिशु के लिंग की जांच वैसे तो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ये पता लगाना कि होने वाला संतान मेल है या फीमेल है, ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जा चुका है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी होता है। सबसे बड़ा दुरुपयोग मेल या फीमेल की जांच करके जब ये पता लग जाता है कि होने वाली संतान लड़की होगी तो लोग प्रायः एबॉर्शन करा देते हैं। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है, जिसे भ्रूण या लिंग की जांच कहते हैं, इसे प्रतिबंधित किया गया है। यद्यपि उलूभेदन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण की त्वचा की कई कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को अभिरंजित करके इनमें उपस्थित बार बॉडीज की जांच की जाती है। यदि बार बॉडीज 2x गुणसूत्र युक्त हैं तो होने वाली जो संतान होगी वह डॉटर होगी। दूसरा, इससे जन्मजात रोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। भ्रूण की कोशिकाओं के कैरोटॉनिक अध्ययन द्वारा गुणसूत्री विकास जैसे कि गुणसूत्री विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम आदि का निर्धारण किया जा सकता है। अर्थात उलूभेदन के द्वारा हम जन्म लेने वाले बच्चे में कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, इसकी जानकारी कर सकते हैं। अगला महत्व है कि उपापचयी विकार। अगर एमनियोटिक लिक्विड में एंजाइम विश्लेषण द्वारा विभिन्न प्रकार के जन्मजात उपापचयी विकार जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टेन्यूरिया आदि की जांच की जा सकती है और ये जन्मजात विकार जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं, किसी एंजाइम की निष्क्रियता या फिर अनुपस्थिति के कारण होते हैं, तो इसकी जांच को हम कर सकते हैं। वैसे तो उलूभेदन एमनियोसेंटेसिस काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जैसा कि बताया कि भ्रूण के सामान्य होने पर भी अगर मादा भ्रूण है तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। यह एक सामान्य बच्चे की हत्या के बराबर है। इसीलिए भारत सरकार ने 1994 में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट लागू कर दिया है, जो 1 जनवरी 1994 से सभी आनुवंशिक सुझाव केंद्रों, प्रयोगशालाओं का रजिस्ट्रेशन आदि अनिवार्य हो गया है और इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले पर 50,000 का जुर्माना और 2 वर्ष के कारावास की सजा का प्राविधान किया गया है। इस डायग्राम के माध्यम से एमनियोसेंटेसिस के बारे में, एमनियोसेंटेसिस के डायग्राम को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज के इस ऑडियो नोट्स में आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से यौन संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी कहा जाता है, के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसे अपनी नोट्स कॉपी में आगे लिखते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।